हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या हम कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन, इनकी हम बात करेंगे क्योंकि ये हम लोगों का यूनिट 4th यूनिट है। ठीक है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का, जिसमें हम देखेंगे कि जब हम मोशन की बात करते हैं, वेव की बात करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, फिर हम वेव को अच्छे से समझ सकते हैं, वेव की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेव ज़्यादा तुम्हारे में नहीं है, लेकिन इस यूनिट में जो लास्ट यूनिट है वेव मोशन का, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैथमेटिकल इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके मैं नाम लिखूंगा। जैसे कि एक होता है ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है, अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो या कैसा मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, एलिप्टिकल मोशन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 3 एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। फर्स्ट, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। दूसरा है सिंपल पेंडुलम। तीसरा है स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो ये अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है। पाथ कैसा है? रिपीट करता है। ठीक है, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, किसमें? इन रेगुलर टाइम इंटरवल। इन रेगुलर टाइम इंटरवल में। आपको पता है रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अर्थ अपनी ऑर्बिट को फिर से दोबारा से क्या करता है? रिपीट करता है। इस तरीके के मोशन को कहते हैं हम क्या? पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। ओके, जिसमें कोई भी पाथ की ये जरूरी नहीं है कि पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम है। कैसा है? स्प्रिंग मास सिस्टम है। आपने क्या किया, एक स्प्रिंग ली, उसमें आपने एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास m है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये मोशन करेगा टू एंड फ्रो। कैसा होगा? टू एंड फ्रो होगा। कहाँ से? फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है। ये क्या है? मीन पोजीशन है। ये इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इधर उधर जाएगा। क्योंकि इसका पाथ स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ऐसा सर्कुलर होना चाहिए, एलिप्टिकल पाथ ही होना चाहिए। किसके लिए? पीरियोडिक मोशन के लिए। हम केवल अभी पीरियोडिक मोशन की बात करना है। किसकी बात करना है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब है रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो पाथ को अपने को क्या करे? बार बार रिपीट करता है। सिमिलरली सिंपल पेंडुलम में भी ऐसा ही होता है। सिंपल पेंडुलम है, ये क्या करेगा? अपने पाथ को बार बार टू एंड फ्रो मोशन करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो हम इसको भी हम कहते हैं क्या? ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। ऐसे सारे मोशन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन
सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि ये हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही रहेगा कि पाथ को वो रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन इन रेगुलर टाइम इंटरवल में, बट कंडीशन ये होगी कि उसका जो पाथ होगा वो जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन हो। कैसा हो? स्ट्रेट लाइन। जैसे पेंडुलम को आप बहुत दूर जाके छोड़ेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, लेकिन आप पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से, फिर छोड़ देंगे, तो इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। दूसरा क्या होता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट है अगेंस्ट यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो उस पर फोर्स लग रहा है फोर्स के जस्ट अगेंस्ट होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिर से वही है कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो पहली कंडीशन हो गई पाथ इज स्ट्रेट लाइन। दूसरी कंडीशन हो गई कि एक्सेलरेशन इज एंटी प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द एक्स, माइनस साइन दिखाएगा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट of the object opposite to the applied force। applied force के कैसा होगा? अपोजिट होगा। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आपने अप्लाई किया है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू द फोर्स डायरेक्ट। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स है? जो कि ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, या सिंपल हार्मोनिक मोशन या स्प्रिंग मास सिस्टम कोई भी ले सकते हो आप। आपने एक स्प्रिंग बनाई, यहाँ पे आपने क्या किया? एक फोर्स लगाया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी, अप्लाई करेगी स्प्रिंग फोर्स, जो कि जस्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप बाहर से फोर्स लगाएंगे तो ये धीमे धीमे डिस्प्लेस करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो कितना होगा? अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कहने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया जाएगा वो अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स का मतलब यहाँ था कि स्प्रिंग के द्वारा जो सिस्टम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो कैसा फोर्स लगाता है, उसका जो फोर्स होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन द SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कहेंगे वो कैसा मोशन करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ओके, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने 12th में पढ़ा था, हम लोग दो इक्वेशन निकालते थे। क्या निकालते थे? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे x साइन और कॉस का मतलब है कि अगर आप क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, ओके,
सर्कल के थ्रू समझाना चाहते हैं तो इसके दो एक्सेस हो जाएंगे, एक ये एक्सेस जो एक्स है और ये वाई है, यहाँ पे पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से इसका एंगल थीटा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, जो उसकी लेंथ होगी, मान लीजिए ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ए है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। वाई एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। थीटा क्योंकि एंगल है तो एंगुलर वेलोसिटी अगर इसकी कितनी है, ओमेगा है, तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, वही वैल्यू रखी। अगर मान लीजिए कुछ फेज है इसमें, तो टोटल फेज हम क्या लेंगे, फाई ले लेंगे। टी इक्वल टू 0 पर जो फेज होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशन बना लेते थे, ये सिंपल इक्वेशन आती थी। इस इक्वेशन को हम क्या करते थे, इस इक्वेशन का यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स सब कुछ निकालते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, डिफरेंशियल। अब हमें उल्टी तरफ से चलना, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे, उससे हम फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि एक्स और वाई निकालेंगे, कोई एक निकाल लेंगे, जरूरी नहीं दोनों निकालनी है, एक्स या वाई निकालेंगे, जिसमें आप लिखना चाहें इक्वेशन को, ठीक है। दोनों को निकालेंगे, इसके सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन आने के बाद फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे और क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ओके, ये सारा हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं अभी। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो फोर्स होता है आपको पता है F इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स होता है। यानी कि अगर आप फोर्स लिखेंगे तो F इज इक्वल टू, स्प्रिंग के लिए होता है K इंटू एक्स, K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट मान लेते हैं K, किसी भी तरीके का होता है। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो x पर डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से, kx की तरह है, ठीक है। आपको ये भी पता है क्योंकि F इज इक्वल टू होता है m मास ऑफ द स्प्रिंग d2x ओवर dt2, क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन होता है माइनस k इंटू एक्स। ओके, ये इक्वेशन बन जाती है। अब हमें तीन तरीके के सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम यूज़ करेंगे। पहला तो फ्री होगा, दूसरा होगा डैम्प्ड होगा, फिर फोर्स होगा। तो यहाँ पे ये जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, फ्री ऑसिलेशन, फ्री SHM लिख लो, फ्री SHM, फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। क्योंकि फ्री का मतलब है कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जो कि उसकी एनर्जी को क्या करे, लॉस करे, या ऐसा जो उसके मोशन में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, रेजिस्ट करे उसके मोशन को। जैसे कि पेंडुलम है, वैक्यूम में है, आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे तो वो एयर ड्रैग नहीं लगेगा, तो क्या होगा, वो फ्री मोशन होगा। अगर इसमें एयर ड्रैग होगा तो हम कहेंगे डैम्प मोशन है, डैम्प हार्मोनिक मोशन। ओके, क्योंकि इसमें डैम्प किसके कारण लग रहा है, एयर ड्रैग के कारण, एयर रेजिस्टेंस है, या हम इसको फ्रिक्शन भी कहते हैं कभी कभी। लेकिन ये रियल वर्ड जो इसका वो है, मीनिंग है, वो है ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है, एयर ड्रैग। तो ये लगेगा। अगर आप इसी को लिक्विड के अंदर, तो ड्रैगिंग फोर्स और बढ़ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है मटेरियल पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं डैम्प। अब मान लीजिए आप जैसे झूले पर बैठे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको झुलाते हैं, तो आप एक इंटरवल के बाद उसको ऐसा फोर्स देते हैं जो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए। शुरुआत में ज़रूरी नहीं कि उसकी फ्रीक्वेंसी, जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच करे। तो यहाँ पे जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो तीन तरीके के पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं फ्री ऑसिलेशन, ठीक है, फ्री हार्मोनिक मोशन। तो फ्री हार्मोनिक मोशन में मैंने कोई ऐसा नहीं लिया है, केवल ड्राइविंग फोर्स लिया है, जो कि क्या है, kx है, जो कि ड्राइव करता है, स्प्रिंग है। यहाँ से हमने F को लिख लिया, क्योंकि F इक्वल टू होता है m इंटू ए होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ द
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, तो x का डबल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, m से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी d2x ओवर dt2, इसको इस तरफ लेके आएंगे एक साथ, k अपॉन m इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फ्री हार्मोनिक ऑसिलेशन। ओके, अब इसमें इसके आगे पूछ लेता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन पूछ लेगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल है, सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने की है, सेकेंड ऑर्डर की, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएशन किया है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो d2x ओवर dt2 प्लस इसको हम ओमेगा नॉट स्क्वायर नाम दे देंगे इंटू एक्स इक्वल टू 0। क्यों दे देंगे, क्योंकि मैंने ओमेगा नॉट को डिफाइन कर दिया, या ओमेगा नॉट स्क्वायर को या ओमेगा को ही खाली डिफाइन कर देंगे तो अंडर रूट के अपॉन एम हमने डिफाइन कर दिया। हम डायरेक्ट इसको भी रख सकते हैं, लेकिन ओमेगा हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि इसकी एक रियल मीनिंग निकलेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके जो रूट होंगे वो 2 तरीके के आएंगे, क्योंकि इसके जो रूट हो जाएंगे, रूट निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आएगा, इसका रूट कितना आएगा, कॉम्प्लेक्स। इसको करने का तरीका जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इसको हम d2x प्लस x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस x इसको साफ करें, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो इसको पूरे को हम m लिखते हैं प्लस का m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट, तो m इज इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस आई ओमेगा। ओके, तो इसके 2 रूट हो जाते हैं, एक तो प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। अगर इस तरीके के रूट निकलते हैं तो जो इक्वेशन होती है, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हो जाते हैं x इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फ़ा, जैसे टाइम है तो t, फिर c1 हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस का c2 साइन ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ओके, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नहीं है, रियल नंबर, तो रियल नंबर यानी कि अल्फ़ा 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा c1 कॉस ओमेगा टी प्लस का c2 साइन ओमेगा टी। तो इसके सॉल्यूशन हम ऐसे ही लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हो गया c1, क्योंकि ओमेगा नॉट है, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस का c2 साइन ओमेगा नॉट टी। ओके, अब मुझे c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे, थोड़ा सा और हम क्या करेंगे कि c1 इज इक्वल टू मान लेते हैं a कॉस फाई, c2 इज इक्वल टू मान लेते हैं a साइन फाई। ओके, कैसे, हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं। ओके, ये एंगल फाई है, ये एंगल कितना है, फाई है, ये रिजल्टेंट ए है, ये रिजल्टेंट क्या है, ए है। तो ये हो गया c1, ये हो जाएगा c2।
ओके, यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा cos फाई कितना होगा, sin फाई कितना होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, एक ये कंडीशन होगी। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे a cos फाई cos ओमेगा नॉट टी प्लस का a sin फाई sin ओमेगा नॉट टी। ये होता है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट टी माइनस फाई। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ओके, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालिए तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अब इसी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का यूज करके आप क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो नेक्स्ट वाले में हम जाते हैं। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट टी माइनस फाई। ओके, ओमेगा नॉट क्यों ले रहे हैं, इसका भी कारण है क्योंकि हम तीन तरीके से इस फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, फ्री में देखेंगे, फिर डैम्प में देखेंगे, फिर फोर्स में देखेंगे। तो सब में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम शुरुआत से ही इसको क्या ले रहे हैं, ओमेगा नॉट ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक मोशन। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू होता है dx ओवर dt। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dt, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dt a cos ओमेगा टी माइनस फाई। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस, और ओमेगा नॉट का हो जाएगा क्योंकि t के साथ है तो ओमेगा नॉट cos का हो जाएगा साइन ओमेगा नॉट टी माइनस फाइव। पहले हम पूरे का करेंगे, cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस लगा दिया। फिर इसके अंदर का करेंगे इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट लिख दिया, तो ये हो गया। ये है क्या, वेलोसिटी है। ओके, अब हमें वेलोसिटी की इक्वेशन पता चल गई। ये वेलोसिटी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 1। ओके, और हमें कॉस के बारे में पता है वो कितना है, x है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। अंडर रूट लोगे तो साइन स्क्वायर अंडर रूट हटा देते हैं तो साइन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। ओके, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू, इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए अंदर करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर
ओमेगा नॉट टी। अगर हम क्या मानते हैं, फेज इक्वल टू 0 मानते हैं, नहीं तो फिर हम ओमेगा नॉट टी के को ही लेके चलेंगे, ओमेगा नॉट टी प्लस -5 ओमेगा नॉट टी -5 लेके चलेंगे तो हो जाएगा। तो हम सिंपल तरीका से तुम्हें बता रहे हैं कि इसमें अगर आप 5 भी ऐड कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, -5, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर नहीं दिक्कत है तो 5 भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर मैं ऐसे भी लिखता हूँ और सिंपल भी लिखता हूँ तब भी, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही तो है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी -5, यही हमने वैल्यू रख दी। तो ये पूरी वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे, इस वाली इक्वेशन में रखोगे, कहाँ पर, इस इक्वेशन में। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस है, ठीक है, ओमेगा नॉट, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू रखनी है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, हम एक काम कर सकते हैं, इसको पूरे को प्लस बनाने के लिए पहले से ही हम माइनस लेके चल सकते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा ओमेगा नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। तो ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। एक और तरीका है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी -5। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू रखेंगे, यहाँ से अंडर रूट ना लेके ये स्क्वायर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये तरीका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला भी है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है सिंक्रोनस है, आपसे आपकी जो 12th की बुक में दिया है, बाकी सारी बुक में दिया है, उसके सिंक्रोनस है, ठीक है। कहीं पर भी गलती नहीं है, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। ठीक है, ले लो एक लेक्चर, ओके। अब हम
एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसी से हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। ए निकालना है तो हमें पता है d2x ओवर dt2, या हम कह सकते हैं dv ओवर dt होता है वेलोसिटी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन। हमें पता है कि v इज इक्वल टू है माइनस ओमेगा नॉट a साइन ओमेगा नॉट t माइनस फाइव। ओके, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि t के रिस्पेक्ट में। तो dv ओवर dt हो जाएगा ये माइनस ओमेगा नॉट a, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा t हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट माइनस फाइव। अब अंदर का वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा नॉट बचेगा, और ये फाइव क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर। इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर a कॉस ओमेगा नॉट t माइनस फाइव। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो गई। ओके, इसको हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो हम लोगों ने प्रूफ किया था। ओके, यानी कि जो हमने कंडीशन लिखी थी तो वो हमने प्रूफ कर ली कि जो एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। माइनस साइन यहाँ पे यही शो करता है। अब अगर मैं फोर्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फोर्स की बात करूँ, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आया, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपका फोर्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि ओमेगा नॉट आपने डिफाइन किया है अंडर रूट के अपॉन m होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो m से m, तो ये क्या बन जाएगा, kx बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है ओमेगा नॉट क्या है, या ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर रूट के अपॉन m, जैसे वैल्यू रखोगे तो f बन जाएगा माइनस kx। ठीक है, तो वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से क्रिएट होगी। फोर्स आ गया, अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है। ओके, तो आपको पता है v इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, dw इक्वल टू माइनस du। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो हमने क्या किया, माइनस साइन लिया, f इंटू डी एक्स लिया, तो ये हो जाएगा माइनस, उल्टा कर लो, जैसे du हमने लिया यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया वर्क में, तो ये हो जाएगा क्योंकि ये वर्क है माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। ओके,
u इज इक्वल टू हो गया कितना 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, ये हो जाएगा। ओके सॉरी, एक्स स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसको पूरा कहेंगे, या टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू, आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम यूज़ करेंगे तो प्लस का 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देन E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर, इसका माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस का 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है, यूँ की त्यों लिख दो इसको, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग फ्री हार्मोनिक ऑसिलेशन। फ्री हार्मोनिक ऑसिलेशन। इसका जो प्लॉट होता है, क्या प्लॉट, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेस मैंने बना रखे हैं उनकी अलग अलग वैल्यू है। ये E है टोटल एनर्जी, और ये जो लाइन गई है ये वाली, ठीक है, ये वाली है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। सिमिलरली ये माइनस के साथ है, ये आपका 0 पॉइंट है, ये एम्पलीट्यूड प्लस ए है और ये एम्पलीट्यूड माइनस ए है। ये क्या है? 0 है। अगर आप एनर्जी की बात करेंगे, जैसे आपने क्या रखा, 0 रखा एम्पलीट्यूड, यानी कि x जो है आपका, ये x डायरेक्शन है, x अगर 0 है, ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा और, ठीक, ओके, ये इतना ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ही x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी 0 पर, x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी आती है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म है वो यहाँ पे दिखेगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर। फिर हम लिखेंगे x इक्वल टू प्लस ए रखेंगे तो x स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे होगी 0 होगी, क्योंकि ये एनर्जी वाला है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी। ओके, ओके, सिमिलरली माइनस ए रखेंगे, वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी
0। तो ये जो प्लॉट होगा काइनेटिक एनर्जी का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट हो गया। सिमिलरली हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में x इक्वल टू 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, x इक्वल टू 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू a रखोगे प्लस a रखोगे तो ये 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। सिमिलरली माइनस ही रखोगे, स्क्वायर है तो फिर से वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो इस तरीके से आपका प्लॉट बनेगा यहाँ पे। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का है। ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है वो काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है। क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो ये टोटल एनर्जी की लाइन है, ठीक है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस एम्पलीट्यूड के लिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये क्रॉस करते हैं, यहीं पर तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। तो हम दोनों को बराबर रख के एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर रख देंगे। तो 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर के, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। ये जुड़ जाएंगे तो 1/2 1 हो जाता है। तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बचा 1/2। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ले लिया, a√2। यानी कि ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे, ये जो x की वैल्यू है वो कितनी है, एम्पलीट्यूड के √2 है। इस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, सेम होगी, ठीक है। ओके, हम प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमने अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये माइनस के लिए पॉइंट हो जाएगा तो -a√2 हो जाएगा, ओके। इस वैल्यू पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है। ये आपका फ्री ऑसिलेशन है जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो कि एनर्जी को लॉस करता है, यानी कि ड्रैगिंग है जो कि हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या करे, रेजिस्टेंस क्रिएट करे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डैम्प, जिसमें हम देखेंगे कि एक ऐसा मीडियम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या पेंडुलम को हमने क्या रखा, पेंडुलम को एक ऐसे ड्रैगिंग मीडियम में, विस्कस मीडियम में रख दिया है जिसकी वजह से उस पर क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है जिससे उसकी एनर्जी लॉस होती है और धीमे धीमे वो क्या हो जाता है, उसका ऑसिलेशन डाई आउट हो जाता है। फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।